don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today. आप इस सभागृह का जितना अपमान करेंगे, देश आपको देखेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। 3 का तर्कश में वक्त हो गया है आज की बड़ी डिबेट का। संसद के भीतर और बाहर सियासी घमासान जारी है। आज एक बार फिर बयानों की जुबानी जंग देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को मेरा गद्दार दोस्त कहा जाने के बाद माहौल गर्मा गया। जवाब में रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी को देश और सेना का दुश्मन करार दे दिया। इसी सियासी टकराव के बीच बीजेपी ने राहुल गांधी पर सिख समाज के अपमान का आरोप लगाया है, जबकि कांग्रेस सरकार से डोकलाम और टैरिफ डील पर सीधे जवाब मांग रही है। सियासी तनातनी और आरोपों की मोर्चाबंदी के बीच आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में विपक्ष के हर आरोप पर जवाब देने वाले हैं। संसद में जारी घमासान के बीच अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री के जवाब से ये जो सियासी घमासान चल रहा है ये थम पाएगा या संसद की लड़ाई और तेज होगी। तो इसी मुद्दे पर आज बड़ी चर्चा हम करेंगे, जिसके लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन वो सवाल जिनके इर्द गिर्द ये बातचीत होगी आपको लगातार दिखा रहे हैं। क्या विपक्ष के आरोपों का जवाब मिलेगा? संसद का यह हंगामा आखिर कब तक चलेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये, भाषाई मर्यादा, क्या कोई लेवल बचा है संसद में? जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग हो रहा है, कल कागज उछाले गए, आज गद्दार, देश का दुश्मन, क्या इन्हीं सब मुद्दों के इर्द गिर्द ही सत्ता पक्ष और विपक्ष घूमता रह जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल है कि जब पीएम आज बोलेंगे तो उनकी स्पीच की हाइलाइट्स क्या होंगी। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से राजीव जेटली जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से एडवोकेट अर्शप्रीत खडियाल जुड़ रहे हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से अमीक जमी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीनियर जर्नलिस्ट समीर चौगांवकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुख यहाँ पर राजीव जेटली जी आपका कर रही हूं मैं। रवनीत बिट्टू देश का दुश्मन बता रहे हैं, सिख समाज का अपमान इसे बता रहे हैं। रवनीत बिट्टू और राहुल गांधी के बीच अगर कोई एक पर्सनल कहासुनी हो गई अचानक वहां पर, तो इसको बिल्कुल पूरे सिख समुदाय से क्यों जोड़ दिया है बीजेपी ने? 2 बातें हैं इसमें, केवल सिख समुदाय नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जी के साथ जो लोग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, उनसे ज्यादा मुझे लगता नहीं किसी और के पास जानकारी होगी कि किस तरीके की वफादारी वो देश के साथ निभाते हैं। इसीलिए शायद रवनीत बिट्टू जी के मुंह से निकला कि आप देश के गद्दार हैं। और दूसरी बात देखिए, सिख समाज का अपमान तो कांग्रेस पार्टी शुरू से करती आई है। 84 के दंगे, इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता। जिस तरीके का उन्होंने सिखों के साथ, और वो भी सोचिए किसी कार्यकर्ता ने नहीं, राहुल गांधी जी के पिताजी ने जहां से उसकी शुरुआत करी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी द्वारा जो इस तरीके के वक्तव्य बोले गए, उसके बाद इतनी बड़े कत्लेआम हो जाने के बाद जो मंजर था वो मेरे को लगता है पूरे देश ने देखा, वो कहीं छुपाया नहीं जा सकता। तो सिखों के प्रति कांग्रेस पार्टी की किस तरीके की भावना है, ये तो सिखों के बीच में पहले से ही मौजूद है और उनको ये जानकारी है। लेकिन राहुल गांधी जी जो नौटंकी करने की कोशिश कर रहे थे, उसका जवाब आज रवनीत बिट्टू जी ने दे दिया है कि कोई भी सिख जो इस देश की खिलाफत करेगा, इस देश की सेनाओं के खिलाफ जाएगा, इस देश के सिखों के खिलाफ जाएगा, उसके साथ नहीं खड़ा है। ठीक है, राहुल गांधी जी को सीधा सीधा जवाब था रवनीत बिट्टू जी का। और मुझे लगता है जो जवाब बिट्टू जी ने दिया है, ये जवाब पूरा पंजाब देता है, पूरे देश के सिख देते हैं, पूरी दुनिया के सिख देते हैं। कहीं भी उनकी भावनाएं कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जुड़ती है। ठीक है, व्यक्तिगत तौर पे अगर किसी ने पंजाब के अंदर जीत हासिल करी थी तो वो भी आप कैप्टन साहब थे, वो उनकी व्यक्तिगत जीत थी, वो कांग्रेस की जीत नहीं थी। नहीं, लेकिन राजीव जेटली जी, नेताओं का इस दल से उस दल में आना, उस दल से इस दल में आना, ये कोई नई बात तो है नहीं। और उस जगह पर राहुल गांधी ने बड़ा स्पेसिफिकली, जो विजुअल भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं, बड़ा स्पेसिफिकली रवनीत बिट्टू पर ही टिप्पणी की, देखिए आ गया मेरा गद्दार दोस्त। अब आप भी इतनी तो राजनीति से समझते हैं कि इस अंदाज में जब कभी कभी बात होती है तो पाला बदल कर वहां चले गए। और इस बार का 2024 का चुनाव तो हार ही गए थे, लेकिन उसके बाद भी राज्यसभा भेजा गया है रवनीत सिंह बिट्टू को और उसके बाद भी मंत्री पद उन्हें दिया गया है। तो वो बड़ी इंडिविजुअल से टिप्पणी थी, लेकिन आप लोगों ने उसको सिखों के अपमान के साथ जिस तरह से जोड़ा है, आप लोग भी तो कहीं ना कहीं इसे पूरे एक समुदाय के साथ जोड़कर, उनके अपमान के साथ जोड़कर इस मामले को अननेसेसरी तूल नहीं दे रहे हैं क्या? बहुत सारे और विषय हैं संसद में बात करने के लिए। ये गद्दार सिर्फ उससे मानते हैं जो इनकी पार्टी छोड़ता है। ये गद्दार उसे नहीं मानते जो देश के साथ गद्दारी करता है। और सिख समाज जो देश के साथ गद्दारी करता है उसे गद्दार बोलता है। इन्होंने केवल रवनीत बिट्टू जी को जो गद्दार बोला, इस बात के लिए बोला कि आप हमारी पार्टी में थे, हमारी पार्टी से चले गए। अरे भाई, आप ये सोचिए कि पूरी कांग्रेस पार्टी में आज रहना कौन चाहता है? आप हमारे को भारतीय जनता पार्टी का एक एग्जाम्पल दीजिए ना कि कितने लोग हमारे कांग्रेस पार्टी में गए और कब गए।
भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आ जाते हैं, चाहे उनके पास कोई पद रहता है चाहे नहीं रहता, चाहे वो सत्ता के अंदर प्रमुख पदों पर चलिए, अर्शप्रीत खडियाल भी आ गए हैं कांग्रेस पार्टी से। ठीक है, आपके सवाल को जवाब लेते हैं। अर्शप्रीत खडियाल जी को दिखाइए जरा, स्क्रीन पर आ गए हैं हमारे साथ। अर्शप्रीत खडियाल जी, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, राहुल गांधी अगर उनकी पार्टी छोड़कर कोई नेता दूसरी पार्टी में चला जाता है तो क्या आज की तारीख में राजनीति मतलब इस लेवल पर चली गई है कि आप सामने वाले को गद्दार कह देंगे? देखिए, नंबर 1, लेट्स हैव द फैक्ट स्ट्रेट। बिट्टू साहब जब वहां से आ रहे थे, पहले तो उन्होंने इंस्टिगेट किया, उन्होंने इशारे किए, जेस्चर्स किए, जो मे भी वीडियो में ना आए हैं उस पर्सपेक्टिव से, उस एंगल से, लेकिन जहां पे कांग्रेस एमपीज बैठे थे वहां से बड़ा क्लियरली नजर आ रहा था जो जेस्चर्स किए जा रहे थे और कहा जा रहा था आप जंग जीत के थोड़ी आए हैं जो ऐसे बैठे हैं। तो व्हेन यू प्रोवोक समबडी, जब आप इंस्टिगेट करते हैं, पर्सनल टिक्का टिप्पणी करते हैं, आपको ना कुछ कहा गया है ना बुलाया गया, बट फिर भी आप ऐसा तंज कसते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जवाब मिलेगा। और जहां तक ट्रेटर की बात है, जहां तक ओवरनाइट आइडियोलॉजी बदली, ओवरनाइट स्टैंड बदला, ओवरनाइट पार्टी बदली, तो इसमें गलत क्या है? इसमें मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी जो आपके लीडर छोड़ करके जाते हैं उनको तो आप ट्रेटर कहते हैं, वो ठीक है, जस्टिफाइड है। अगर हमने कह दिया उसको आपने गलत बता दिया। फिर दूसरी बात, देश के राहुल जी विपक्ष के नेता है ना सदन में। अर्शप्रीत जी, राहुल जी नेता विपक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, और अगर वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं वहां पर, ये देश का लोकतंत्र इजाजत देता है प्रोटेस्ट करने की, प्रोटेस्ट के लिए बैठे हैं, लेकिन उस प्रोटेस्ट के दौरान भी वहां से मंत्री गुजरते हुए जा रहे हैं और आप ये कहें कि आ गया मेरा गद्दार दोस्त। ऐसे तो लोग आम बोलचाल में आपसी मनमुटाव में भी नहीं कहते इस तरह की बातें। देखिए, यहाँ तो फिर भी लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मैं जवाब देता हूं, ऐसे भाई कोई नहीं कहता। नहीं, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि सड़क पर जिस तरह की लड़ाइयाँ होती हैं, क्या वो लड़ाइयाँ अब देश की संसद में होंगी? नंबर 1, पहली बात, जो जेस्चर्स किए गए, जो इशारे किए गए, जो टिप्पणी बोली गई, जो बातें की गई, जो टिक्का टिप्पणी की गई, दैट हैज नॉट कम ऑन द रिकॉर्ड। हम विनती करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी आगे आके उसकी माफी मांगे। कांग्रेस के सारे सांसद तो वहाँ बैठे हुए हैं ना जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, कोई भी बना लेता वहाँ से वीडियो रिलीज कर देता। फिर आप लोग तो आजकल वैसे ही सारे डॉक्यूमेंट रिलीज करते हैं। एक सेकंड, जैसे बीजेपी अनइंटरप्टेड बोली है, मुझे भी अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए। मेरी डेस्टिनी ऑफ स्टार्स 4 स्टार्स जो है उसका भी डॉक्यूमेंट रिलीज किया ना, तो कर दीजिए। जो वीडियो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं रिलीज करिए, उसको दिखाइए सबूत। बात कही, रवनीत बिट्टू साहब कहते हैं देश के दुश्मन। अगर ऐसी बात 1% भी सच्चाई होती तो भारतीय जनता पार्टी में, अब बिट्टू साहब चले गए हैं, पहले कांग्रेस पार्टी में थे बैक इन द डे, तो वो बताएं कि was he part of। देखिए अर्शप्रीत जी, दिक्कत क्या है ना, क्योंकि अगर मैं 84 के सिख दंगों पर जाऊंगी ना तो ये पूरा विषय ही पलट जाएगा। एक सेकंड जी, पूरा विषय ही पलट जाएगा, तो इसलिए मैं वहां जाना नहीं चाहती। मैं आज संसद में जो हुआ मैं उसकी बात करना चाहती हूँ। बिट्टू साहब जिस पार्टी पे आज इल्जाम लगा रहे हैं, इसी पार्टी में थे कितने साल, इसी पार्टी ने उनको एमपी भी बनाया, उनको बड़े बड़े ओहदे भी दिए, उनको डेजिग्नेशन। एक बार संसद का रुख कर लेते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त सदन में बोल रहे हैं। ठीक है सर, हम संसद का रुख कर रहे हैं सर इस वक्त। हाँ, तो आप ये बिल पास कर सके, उसको लागू कर सकते हैं। अरे आप कहते हो एक, करते हो एक, तो इसीलिए ये कंडीशन लागू नहीं करते। इससे जनगणना के नाम पर आपने किया, इसको आगे ढकला। आज से 100 साल पहले जब महिलाओं को वोट का अधिकार भी नहीं था और हमारे देश में भी 78 साल तक वोटिंग का अधिकार महिलाओं को नहीं था, तब कांग्रेस ने अपने पार्टी के नेता सरोजिनी नायडू को कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया। है आपके पास कोई एग्जाम्पल? आज भी नहीं है। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के भी 60 साल पूरे हो गए। इनके जैसी कई महान महिलाएं सशक्तिकरण की मिसाल बनी। बीजेपी ने अब तक किसी महिला को अध्यक्ष नहीं बनाया है। आरएसएस ने 100 साल में किसी महिला को अपना
चलिए, खड़गे साहब यहाँ सदन में बोल रहे हैं सरकार पर एक बार फिर उनका तीखा हमला। आज प्रधानमंत्री भी शाम 5 बजे बोलेंगे। चर्चा के लिए सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव जेटली जी, जो बात पहले चल रही थी, बड़ा क्लियर कट कह रहे हैं ना हर्षप्रीत खडियाल कि जब रवनीत बिट्टू खुद उसी पार्टी में थे तब तो दिक्कत नहीं दिखाई दे रही थी उन्हें। आज बता रहे हैं देश का दुश्मन, आज बता रहे हैं गद्दार। नहीं, मुझे तो इसका मतलब सूटेबिलिटी है ना, किसको कब क्या सूट कर रहा है। मुझे मीनाक्षी जी इस बात पे हंसी आ रही थी कि हमारे देश में जो कानून बने हैं, उन कानून, एक तो अश्वित भाई भी मुझे लगता है वकील ही है हमारे, लेकिन जो कानून महिलाओं के लिए बने हैं वो सारे कानून उन्होंने राहुल गांधी जी पर लागू कर दिए कि उनको इशारे दिए, ऐसे जेस्चर्स दिए जिन जेस्चर्स से वो परेशान हो गए। अरे भाई, कानून ये पुरुषों के लिए नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मेंबर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर घूम रहा है और पार्लियामेंट में उनके आसपास से निकलता है तो उनको ऐसा लगता है मुझे इशारे करके चले गए, इसके नाम पर उन्होंने गद्दार बोल दिया उन्हें। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको, ये कानून महिलाओं के लिए बने हैं, ये पुरुषों और राहुल गांधी के लिए नहीं बने हैं। ठीक है, इशारों के ऊपर जमीन साहब किसी के ऊपर टिप्पणी कर एक सेकंड आ रही हूँ, पहले एक बार मैं 1 मिनट नहीं करूंगा। जब वो कांग्रेस पार्टी में थे तब तो ऐसी भाषा कभी उन्होंने यूज नहीं की। बीजेपी में चले गए, आपके तौर तरीके अपनाने लग गए, आपकी भाषा वो भी बोलने लग गए, आपकी तहजीब सुनिए। बीजेपी में गए तो रंग चढ़ गया बीजेपी का। ठीक है, जो भाषा आपकी है, जो भाषा बीजेपी की है, वो भाषा बिट्टू साहब बोलने लग गए। कभी आपने जो जेस्चर्स किए गए, जो टिक्का टिप्पणी की गई, जो बातें वहां पे कही गई, उसकी माफी मांगिए, वो शब्दों को वापस लीजिए। आप लोग अगर साथ में बोलेंगे ना कोई सुन नहीं पाएगा। ठीक है, एक सेकंड प्लीज, 1 by 1। खडियाल साहब, मैं आप दोबारा आऊंगी आपके पास। जमीन साहब, मुझे ये बताइए संसद में हुआ क्या है आज, आप क्या समझ पा रहे हैं? उनकी दलील है कि इशारे किए जा रहे थे तो इसलिए राहुल जी ने जो है प्रोवोक होकर देश का गद्दार कह दिया, मेरा गद्दार दोस्त कह दिया। बिलीव कर रहे हैं आप इस बात पे? यकीन होता है इस बात पर? मैं नहीं कह रहा प्रोवोक होकर, पर उन्होंने प्रोवोक किया वो चीजें। ठीक है खडियाल साहब, आपने जो कहा है ना, मैं उसी पे सवाल पूछ रही हूँ, बाकी वक्ताओं को भी बोलने दीजिए प्लीज। हाँ, एनडीटीवी पे एनडीटीवी बहुत ही शालीन तरीके से चर्चाएं करवाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। लेकिन हमारे नेता आदरणीय कृष्ण जी ने 2 बातें कल से हम लोग उठा रहे हैं। पहली बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के फैसले भारत का कौन करेगा, हमारे प्रधानमंत्री जी करेंगे या डोनाल्ड ट्रंप साहब करेंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो टैरिफ वाला 18% पे बात आई है, आप तो बहुत ही सीजन्ड जर्नलिस्ट रहे हो, बहुत आपका एक लंबा सफ़र है। आप हमें बताइए कि अमेरिका तो हमारे सारे प्रोडक्ट पे 18% जीएसटी वो लगाएगा, टैरिफ लगाएगा, लेकिन भारत 0% हमने कर दिया उनको। प्रधानमंत्री जी की मजबूरी क्या है? आज वो भारत की संसद में आए और वो पूरे देश को बताएं कि जो 45 लाख करोड़ का जो आप इंपोर्ट अमेरिका से करोगे, हमारा एग्रो सेक्टर, हमारा डेयरी का सेक्टर कहाँ पे जाएगा। दूसरी बात ये है कि हमारी 2 भारत की ओन रिफाइनरीज, जहाँ से हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते थे, आपने अमेरिका की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं सदर साहब की, डोनाल्ड ट्रंप की, आज उन्होंने पीसी करके कहा कि मोदी जी तैयार हो गए कि रशिया से इंपोर्ट नहीं करेंगे। हमारी भारत की ओन 2 रिफाइनरीज, मैं नाम नहीं देना चाहता हूँ, जिसके खिलाफ आज प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। आज वो दोनों रिफाइनरीज बंद होने के कगार पे है। हम 40% कम दाम पे रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते थे, क्या आप रिफाइनरी बंद करवाना चाहते हो? दूसरी, महंगा तेल आप वेनेजुएला अमेरिका से क्यों लेने को तैयार हुए? आपकी मजबूरी क्या है? और हमारा जो 70% भारत का निवासी है वो एग्रो पे, किसानों पे, खेती पर, मजदूरी पर अपनी जिंदगी बिताते हैं। इसके बारे में मैं भाजपा के प्रवक्ता से जानना चाहता हूँ, बिट्टू किसके थे? बिट्टू हमारे हैं, बिट्टू प्यारे हैं, बिट्टू न्यारे हैं, बिट्टू गद्दार हैं? ये भाजपा और हमारे कांग्रेस के दोस्त समझ लें और पूरे देश को बता दें। ठीक है, मैं जवाब लूंगी राजीव जेटली जी से इसका, लेकिन समीर चौगावकर जी, किस दिशा में जा रही है बहस? अगर सदन के भीतर इस बात पर बात हो रही है कि कौन देश का गद्दार है, कौन गद्दार दोस्त है, किसने सिखों के साथ क्या किया, 1984 में जाना है, 2026 में रहना है सर? जी मीनाक्षी जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से संसद के अंदर भी हो रहा है और संसद के बाहर द्वार पर हो रहा है। देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि संसद के द्वार पर होकर इस तरीके से बयानबाजी हुई और इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगे। इसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो उड़ीसा के सांसद जो मोदी सरकार में मंत्री रहे, किस तरीके से जब धरने दरवाजे पर कांग्रेस के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे, उस सांसद को धक्का लगा था और वो अस्पताल में भर्ती हो गए थे, तो गंभीर चोटें आई थी। तो मुझे लग रहा है कि प्रदर्शन करना है तो आप खुले मैदान में कीजिए, दरवाजे पर मत कीजिए। और आज तो बात बहुत बढ़ गई। आज लोकसभा स्पीकर के कक्ष के अंदर में जिस तरीके से वहां पर आरोप प्रत्यारोप चले हैं, जहां पर
आपस में विचार विमर्श होकर मामलों को ठंडा किया जाता है। लोकसभा स्पीकर के कक्ष में जिस तरीके से हुआ है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जब 13 तारीख तक सत्र चलेगा, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे और संसद के सत्र में हम कोई सार्थक बहस सुनने के बजाय हल्ला ही देखेंगे। और राहुल गांधी जब पीयूष गोयल जब पार्लियामेंट के अंदर इस ट्रेड डील को लेकर बोल रहे थे, तो मुझे लगता है कि उस समय विपक्ष को सुनना चाहिए था। पीयूष गोयल सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए पार्लियामेंट के अंदर थे और बता रहे थे कि ट्रेड डील कैसे हुई, किन संदर्भ में हुई है। अब वो सुनते तो सही। विपक्ष ने पीयूष गोयल के जब भाषण चल रहा था ट्रेड डील को लेकर, तब भी नहीं सुना। प्रश्नकाल जब शुरू हुआ तब भी मुझे लगता है इस तरह से प्रश्न उठाया। धर्मेंद्र कुमार मुन्ना जी, संसद बहस के लिए, सार्थक बहस के लिए स्पीकर को हस्तक्षेप करना चाहिए और सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर संसद को सब बराबर से चलाए। धर्मेंद्र कुमार मुन्ना जी, सवाल यहाँ पर ये राहुल गांधी कह रहे हैं, देश के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि जब विपक्ष के नेता को बोलने ना दिया गया हो। सरकार बोलने नहीं दे रही है विपक्ष के नेता को, और राहुल गांधी आज ये कह रहे हैं कि जो किताब पब्लिश नहीं हुई, मेरे हाथ में वो किताब है और प्रधानमंत्री संसद में आएंगे तो ये किताब मैं उन्हें सौंपूंगा और वो पेज दिखाऊंगा जहां पर उन्होंने कहा कथित रूप से कि जो उचित समझो वो करो, पूर्व सेना अध्यक्ष को। अब इस पर अगर चर्चा हो ही जाएगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी सर? क्या दिक्कत हो जाएगी अगर बातचीत हो ही जाएगी तो? मुझे लगता है कि संसद में मुन्ना जी से सवाल है, नियमों के अनुसार बहस होना ये आवश्यक है। जी, संसद में संसदीय मर्यादाओं के साथ जो प्रावधान है उसके तहत ही बहस होनी चाहिए। आप किसी भी तरह की बहस को संसद में कर ले, ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो हर चीज वही करना जानते हैं जो वहां पे नियमानुकूल नहीं होता है। तो क्या ऐसे में सारे नियमों को ताक पर रख दिया जाए इसलिए कि देश के कई प्रधानमंत्रियों के पुत्र हैं, नाती हैं, पोता है, इसलिए इस तरह की परंपराओं का शुरुआत करना चाहते हैं? जब वो अपने प्रधानमंत्री के समय में कागज सदन के अंदर में फाड़ दिया, बिल फाड़ कर मुंह पर प्रधानमंत्री जी के, सिख प्रधानमंत्री थे उस समय उन्होंने फेंका था। आज देखिए जिस तरह की मर्यादा उन्होंने की कि एक संसद सदस्य को, जो मंत्री हैं, उनको गद्दार कहना अंतर्राष्ट्रीय रूप से कहीं ना कहीं गरिमा गिराने का काम कर रहे हैं कि भारत सरकार का मंत्री गद्दार है। क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उनको करना चाहिए? और मैं कहता हूं कि आपको बेशक नफरत हो, सिखों से नफरत आप करिए, लेकिन गरिमा एक है, उसको मर्यादित रंग से आप एलओपी हैं, इसको मेंटेन करिए। अदरवाइज ठीक है, सिर्फ अटेंशन लेने मैं अब अर्शप्रीत खडियाल जी से जवाब लूंगी। खडियाल साहब, इस देश में आपातकाल लगा, इमरजेंसी लगी, जब मीडिया को बैन कर दिया गया, अखबार छप नहीं पाए थे इस देश में सर, उसके बाद भी थे इस देश में पत्रकार जो निकल कर आए और जिन्होंने कहा कि सच्चाई बताएंगे देश को। आज राहुल गांधी एक अनपब्लिश्ड बुक का हवाला देकर ये कह रहे हैं कि ये पढ़ेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे, देश की सरकार जो बता रही है उस पर यकीन नहीं करेंगे, जो किताब में लिखा है उस पर चर्चा करेंगे। कितने गंभीर है राहुल गांधी सर इस चर्चा को लेकर? एडवोकेट अर्शप्रीत जी। जी मीनाक्षी, मैं बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली 1 मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा, फिर सवाल कर लीजिएगा। नंबर गो अहेड प्लीज। हाँ जी, जब भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स सोनिया गांधी जी को, हमारी जो सीनियर लीडर्स हैं, उनके लिए टिक्का टिप्पणी करते हैं, कांग्रेस की ये कौन सी विधवा है, जर्सी काऊ कहा गया सोनिया गांधी जी को, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा गया, विदेशी ताकतों का मोहरा कहा गया, जर्सी काऊ कहा गया, और बहुत सारी टिक्का टिप्पणियां की गई, तब तो किसी ने इनको कंडेम नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर, इस देश में बहुत सारे लोगों ने कंडेम किया, मैं उनमें से एक हूँ, सर। नहीं, आपने कहा इस देश में किसी ने कंडेम नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे ज़हीन लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने, सभ्य लोगों ने, समझदार लोगों ने इन सारी शब्दावलियों के लिए कंडेम किया। बात कर रहा था, आपकी बात नहीं, बीजेपी की बात कर रहा था। आपने कहा इस देश में किसी ने कंडेम नहीं किया, बीजेपी अकेले पूरा देश नहीं है सर। दूसरी बात, मैं नंबर 1 मैंने देश बोला ही नहीं, मैंने बीजेपी बोला है, चेक कर लीजिएगा। दूसरी विनती, मैं ये बेनती करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि आपके एक मंत्री ने कर्नल कुरैशी को टेररिस्ट की बहन कहा, आप में हिम्मत नहीं थी कि कहने की गलत कह रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दे, चुप रहे। तीसरी बात, रवनीत बिट्टू साहब अपनी सीट हारे हुए हैं, सरदार अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग साहब ने हराया था उनको, फिर भी राज्यसभा एमपी बन के मंत्री बन गए। तो मैं पूछूंगा एक बात उनसे, जो काले खेती कानूनों को, कृषि कानूनों के खिलाफ धरना प्रदर्शन पे बैठे थे दिल्ली में, वो आज भारतीय जनता पार्टी के हक में बोल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, वो बिट्टू साहब सही थे कि आज वाले बिट्टू साहब सही हैं? दूसरा, जिसपे इल्जाम लगा रहे इसी पार्टी का हिस्सा थे इतने टाइम के लिए। तीसरा,
मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से ठीक है। कि देश के साथ कौन है, देश के खिलाफ कौन है, वो पता लग जाता है जब पाकिस्तान जाके कश्मीरी चाय बिरयानी कही जाती है। दूसरा, जब नमस्ते ट्रंप इवेंट, हाउडी मोदी इवेंट हग्स करते हैं, बहुत हक में बयान देते हैं। सर मेरा सवाल 2 मिनट बोल चुके हैं सर आप लगातार, पूरे 2 मिनट बोल चुके हैं सर आप। मेरा सवाल आपसे ये था कि राहुल गांधी कितने गंभीर हैं उस चर्चा को लेकर जो वो करना चाह रहे हैं संसद में। मेरा सवाल ये था। राजीव जेटली जी, समय की कमी है, मैं बस क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए सर आपको 30 सेकंड्स दे पाऊंगी प्लीज। नहीं, हम तो हाथ जोड़ के विनती करेंगे राहुल गांधी जी, माफी मांग लीजिए राजीव जी। सिखों का अपमान बिट्टू साहब ने जो कहा, ठीक है सर, बट अबाउटरी में जाएंगे तो वर्तमान खो जाएगा सर। अगर इतिहास की घटनाओं पर ही चर्चा करनी है तो वर्तमान खो जाएगा। मेरी कोशिश ये है कि जो आज का विषय है उस पर फोकस रहेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर बात हो पाएगी, लेकिन समय की कमी थी। आप सभी का बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। आइए बढ़ते आगे। वक्त यहाँ पर हमारे लिए एक ब्रेक का है, फौरन लौटने और खबरों के साथ आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बच्चों के सुसाइड की 2 ऐसी खबरें सामने आई हैं जिसने सबको झकझोर दिया है। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद की एक सोसाइटी में रहने वाले परिवार में 3 बच्चियों ने ऑनलाइन गेम की लत के कारण जान दे दी। 16, 14 और 12 साल की लड़कियां कोरियन गेम्स खेलती थीं। कोरोना के बाद से उन्हें ये गेम्स की आदत लग गई। परिवार ने कई बार मना किया, लेकिन बच्चियों को ऐसी आदत लगी कि वो इसे छोड़ नहीं पाई। ऑनलाइन गेम्स का टास्क पूरा करने के चक्कर में कल इन लड़कियों ने अपने फ्लैट की 9वीं मंजिल की बालकनी से छलांग लगा दी। और ऐसी एक घटना भोपाल से भी सामने आई, जहां 8वीं क्लास में पढ़ने वाले 14 साल के अंश साहू की मौत हो गई। अंश मोबाइल पर गेम खेलने की आदी थी। 9वीं मंजिल की बालकनी से 3 बच्चियों के कूदने की सूचना मिली। पुलिस द्वारा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर बहुत बुरा हुआ है, ऐसे किसी बच्चे के साथ ना हो। मैं कहूँगा सब बच्चे अपने गेम खेलना छोड़े, सब कोई भी माँ अपने बच्चों को गेम ना खेलने दे बस। हम तकनीक का उपयोग करें, लेकिन तकनीक का दास न बने। तकनीक का हम अपने अनुसार संचालन करेंगे, हम तकनीक के अनुसार नहीं चलेंगे और इसके अनुरूप हमें अपने आप को तैयार करना है। और अब उस खबर का हम रुख करने जा रहे हैं, जिक्र करने जा रहे हैं जिसने सबको हिला कर रख दिया। गाजियाबाद से आज दिल दहला देने वाली ऐसी खबर सामने आई कि हर माता पिता का दिल दहल उठे। गाजियाबाद में 3 मासूम बच्चियों ने अपनी जान ले ली। 9वीं मंजिल से इन बच्चियों ने छलांग लगा दी और इसका कारण रहा एक कोरियन ऑनलाइन गेम टास्क। और इसी बीच एक और बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है। गाजियाबाद ट्रिपल सुसाइड मामले में जो खुलासा हो रहा है, जो बड़ी बच्ची थी, जो सबसे बड़ी बच्ची थी, उसने दरअसल यहाँ पर सुसाइड की कोशिश की थी और बड़ी बहन को बचाने के चलते जो 2 छोटी बहनें हैं वो भी गिर गई। तो तीनों ही बहनें कोरियन गेम्स जो है वो उसे खेला करती थी। लेकिन यहाँ पर अब ये बड़ी बात सामने आ रही है कि जो जान देने की कोशिश की वो सबसे बड़ी बहन जो है उसकी तरफ से की गई। बचाने जब गई हैं दोनों बहनें तो वो तीनों एक साथ यहाँ पर गिर पड़े। और एक और बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है। बच्चियों के पिता का एक हैरान कर देने वाला दावा यहाँ पर सामने आया है। बेटियों ने कहा था कोरिया नहीं छोड़ सकते। बेटियों ने कहा कोरियन जिंदगी हमारी जिंदगी है। तो ये बड़ी बात यहाँ पर बच्चियों के जो पिता हैं उनकी तरफ से इस वक्त सामने आ रही है, जिनका कहना है कि बच्चियों ने ये कह दिया था कि कोरिया नहीं छोड़ सकते हैं और कोरियन हमारी जिंदगी है। तो इसी बात का जिक्र यहाँ पर हो रहा था। कोरियन लविंग गेमिंग ऐप जो है ये, उसका ही एडिक्शन इन्हें हुआ था और वही बात यहाँ पर पिता भी कह रहे हैं। मैंने कहा था पापा सॉरी, हम कोरिया नहीं छोड़ सकते, कोरिया हमारी जिंदगी है, कोरिया हमारी जान है और आप हमें नहीं छोड़ा सकते। आई एम सॉरी, हम जान दे रहे हैं बस। और सुसाइड नोट मैंने अभी देखा जस्ट उनके पास, पुलिस वालों के पास बस। सर बहुत बुरा हुआ है, ऐसे किसी बच्चे के साथ ना हो। मैं कहूँगा सब बच्चे अपने गेम खेलना छोड़े, सब कोई भी माँ अपने बच्चों को गेम ना खेलने दे बस। ऐप कोरियन वालों ने सेंड करा था, लिंक हमें नहीं पता, बाकी पुलिस वालों के पास फोन है, उन्हें सब डिटेल पता है। दूसरा, अगर ये पता होती है कि क्या टास्क दे रहे हैं, मैं वो गेम नहीं खेलने देता जी उन्हें। सीधे अब आपको गाजियाबाद लिए चलते हैं, जहां पर मौके पर जहां पर इन तीनों बच्चियों ने सुसाइड किया है, जहां इनका घर है, वहां पर हमारे 2 सहयोगी मौजूद हैं। हमारे साथ अकील जमील मौजूद है और हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर भी मौजूद है।
मुकेश, अब तक की जांच में पुलिस को क्या कुछ मिला है, क्या कुछ अब तक सामने आया है? पहला एंगल तो ये है कि ये क्या मास सुसाइड है, तीनों लड़कियों ने मिलकर सुसाइड किया है, या फिर ये कोई हादसा है जिसमें एक लड़की आत्महत्या करना चाह रही थी और बाकी दो लड़कियां हैं जो दो बहनें हैं वो उसको बचाने के चक्कर में उसके साथ में नीचे आ गई। लेकिन जहां पर मैं खड़ा हूं ये स्पॉट है और आप देख सकते हैं कि B1, B2 और B3 ये 3 सर्कल हैं जहां पर लड़कियां गिरी थी। और जो आई विटनेस हैं उनके मुताबिक लड़कियां जब ऊपर से गिरी तो जो नीचे की जो ग्रिल्स हैं बहुत सारी ग्रिल्स में वो टकराई, जिससे कि उनके गिरते ही आवाज़ बहुत तेज आई। इसके साथ ही जो अंदर कमरे के अंदर जो सामान मिला है जिसमें एक 8 पेज का सुसाइड नोट है, उसमें जो बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं खासतौर से कोरियन गेम्स को लेकर, उसको पुलिस लगातार देख रही है, उसकी जांच कर रही है। और सबसे एक बड़ी बात इसमें यह है कि जिस तरह से सुसाइड हुआ, जो लड़की के पिता हैं उनका कहना यह है कि उनकी लड़कियां कोरियन गेम्स को खेलती थीं और उन्होंने अपने नाम भी कोरियन लैंग्वेज में रख लिए थे, ये भी जानकारी पिता ने दी है। लेकिन पुलिस के मुताबिक जो लड़कियां हैं वो पिता के मोबाइल का इस्तेमाल करती थीं और कुछ दिन पहले पिता ने उनका मोबाइल छीन लिया था। अब सवाल यह है कि क्या मोबाइल छीनने से लड़कियां डिप्रेशन में थीं या फिर वो मोबाइल लेकर कोरियन गेम्स का, कोरियन लवर्स गेम का कोई जो टास्क था, आखिरी टास्क था, उस टास्क को अंजाम दे रही थी। क्योंकि जो ये गेम है इसमें 50 टास्क होते हैं जिसमें आखिरी टास्क जो है वो सुसाइड होता है। तो क्या वो टास्क को पूरा कर रही थी या फिर मोबाइल ना मिलने से वो डिप्रेशन में थी और इसीलिए उन्होंने सुसाइड नोट लिखा जिसमें लिखा मम्मी पापा आई एम वेरी सॉरी। तो इस तरह की बातें लिखी हैं। तो पुलिस पूरे घटनाक्रम की जो कड़ियां हैं वो जोड़ने में लगी हुई हैं कि क्या ये हादसा है, क्या कोई कॉन्स्पिरेसी है या फिर ये केवल एक सुसाइड है जो कि कोरियन लवर्स गेम को लेकर किया गया है, उसको फॉलो करते हुए किया गया है। रात के 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है। घर में कौन कौन मौजूद था? क्या माता पिता को बिल्कुल भी यहाँ पर एहसास नहीं हुआ कि घर में क्या कुछ चल रहा है? अभी हम इस वक्त मौजूद हैं टावर A4 में और मेरे ठीक सामने अगर आप देखें ये टावर B1 है जहां पर वो हादसा होता है। और इसके अंदर हमने देखा कि उस हादसे से ठीक पहले इस टावर में, जिस टावर में हम खड़े हैं, इस A4 टावर में 2 शख्स जो है मौजूद थे अपने बालकनी के अंदर, जो कि चश्मदीद गवाह हैं। उन लोगों ने उन लड़कियों को, तीनों को वहां से गिरते हुए देखा। उनका कहना था कि जिस वक्त यह हादसा होता है उस वक्त पहले वो झिझक रही थी कि उन्हें कूदना चाहिए या नहीं कूदना चाहिए। उसके बाद जो है 5 मिनट के अंदर उन्होंने देखा कि फिर उन्होंने छलांग लगा दी। तो उसकी वजह क्या थी? और एक जो एंगल है जिस पर पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है कि वो जो सुसाइड नोट पुलिस को मिला है वो सुसाइड नोट किसने लिखा। क्योंकि अगर आप